वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम ऑक्सीजन फैमिली में कल के वीडियो में सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ रहे थे। तो सल्फर डाइऑक्साइड की काफ़ी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको करवा दी थी। तो आज के वीडियो में हम सल्फर डाइऑक्साइड को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक था, कल कवर नहीं हो पाया था। और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे। ये हमारा आज का एजेंडा है और ये ऑक्सीजन फैमिली में रह गया लास्ट में। तो सबसे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड पे लाइम वाटर के एक्शन को पढ़ेंगे। आपने लोअर क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। सल्फर डाइऑक्साइड को भी अगर लाइम वाटर में से पास करें तो मिल्कीनेस प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक सल्फर डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करते हैं तो जो स्टेप वन है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके मिल्कीनेस तो प्रोड्यूस करता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये मिल्कीनेस कैल्शियम सल्फाइड की वजह से है, साथ में वाटर है। तो अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड लंबे टाइम तक पास करते हैं तो सॉल्युबलाइज्ड कैल्शियम बाइसल्फाइड बन जाता है, यानी कि मिल्कीनेस जो है वो डिसअपेयर हो जाती है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कि अगर आपको कोई बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में एक डिफरेंस बताइए, या लाइम वाटर के ऊपर ये दोनों लाइम वाटर को मिल्की करते हैं तो हम कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपने कहना है कि सल्फर डाइऑक्साइड को लंबे टाइम तक आप पास कीजिए लाइम वाटर में से, तो जो मिल्कीनेस प्रोड्यूस हुई थी इनिशियली वो डिसअपेयर हो जाएगी। आगे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो इसकी कंबस्टिबिलिटी से रिलेटेड है। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन होती है, ठीक है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस, मतलब एक्सेप्शन आ गई, कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि हीटेड कार्बन, लाइटेड मैग्नीशियम रिबन, हीटेड पोटाशियम मेटल, ये सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बर्न करते रहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करती है। यस, ऑक्सीडाइजिंग नहीं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करती है, यानी ये नेसेंट ऑक्सीजन नहीं, नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करती है। तो क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में से पास करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और नेसेंट हाइड्रोजन हमें मिल जाता है। तो अब इसकी जो रिडक्शन प्रॉपर्टी है, मतलब कि कैसे ये रिड्यूसिंग इन नेचर एक्ट करती है या रिड्यूसिंग करैक्टर शो करती है, उसमें हम बताएंगे कि पहली जो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, ये एसिडिफाइड KMnO4 को, जो कि पिंक वॉयलेट कलर का होता है, उसे रिड्यूस कर देती हैं। तो जो एसिडिफाइड KMnO4 होता है वो तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करके K2SO4 MnSO4 वाटर और ऑक्सीजन नेसेंट प्रोड्यूस करता है। मतलब KMnO4 जो एसिडिफाइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो इस नेसेंट ऑक्सीजन को गेन कर लेती है, ठीक है। तो इसकी जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन को गेन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है और हमें ये जो MnSO4 मिलता है ये कलरलेस मिलता है। और जो KMnO4 था वो पिंक वॉयलेट था, तो अब पिंक वॉयलेट से ये कलरलेस हो गया है, यानी कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी पहली रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये है कि ये पिंक वायलेट कलर एसिडिफाइड KMnO4 को कलरलेस मैंगनीज सल्फेट में जो है रिड्यूस कर देती है, ठीक है। नेचुरली KMnO4 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट या तो नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है या ऑक्सीजन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। गॉट इट? आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। इसी तरह से ये ऑरेंज कलर एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कलर क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है। तो ये हमने डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ा था। पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। सल्फर डाइऑक्साइड इस नेसेंट ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है और ये जो क्रोमियम सल्फेट है ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको डी एंड एफ ब्लॉक में बहुत अच्छी से बताया हुआ है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। इसके अलावा ये जो दो रिएक्शन आपने देखे KMnO4 और K2CR2O7 के, पोटाशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट के, उसमें ये था कि वो दोनों नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे और सल्फर डाइऑक्साइड उस नेसेंट ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन अब आपको एक ऐसा रिएक्शन दिखाते हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है और इस नेसेंट हाइड्रोजन को फेरिक सल्फेट जो है वो गेन करके फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, कर देता है, हो जाता है। और फेरिक सल्फेट में जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है आयरन का +3 होता है और फेरस सल्फेट में +2 होता है। यानी कि फेरिक की रिडक्शन किस में होगी, फेरस में होगी। इसका मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये 3 इक्वेशन है जो हमें बहुत क्लैरिटी से बता रही हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा ये अपने रिड्यूसिंग करेक्टर से यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन की हेल्प से ब्लीचिंग एक्शन भी शो करता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब मॉइस्चर की प्रेजेंस में नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है तो ये वेजिटेबल कलरिंग मैटर को हाइड्रोजन जो है, वेजिटेबल कलरिंग मैटर जो है कि जो कलर्ड मैटर है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि सल्फर डाइऑक्साइड ने प्रोड्यूस की और हमें कलरलेस मैटर मिल जाता है। हालांकि ब्लीचिंग एक्शन सल्फर डाइऑक्साइड का टेम्परेरी है, जबकि ओजोन जो मैंने आपको कल के वीडियो में पढ़ाई थी उसका जो ब्लीचिंग एक्शन था वो इसकी तरह से टेम्परेरी नहीं था। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जैसे कि ओजोन था, जैसे कि नाइट्रिक एसिड था, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड को वाटर में सल्फर में जो है ऑक्सीडाइज कर देती है, क्योंकि यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया ना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड की। गॉट इट? क्लियर है बेटा? ओके। इसके अलावा ये एक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम और पोटाशियम है उनको भी ऑक्सीडाइज कर देती है। इसके एडिशन रिएक्शन है, ये बहुत सिंपल है, ये आपने बहुत बार पहले पढ़े हुए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके चारकोल की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिल क्लोराइड बना देता है। सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ हमने, ये एक बहुत ही अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बहुत सारे रिएक्शंस जो थे वो पढ़े थे। यूजेस, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम आता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड बनाने के काम आता है जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है जैम्स और जेलीज में। इसके अलावा पेट्रोलियम को रिफाइन करने में, शुगर केन के जूस को ब्लीच करने में ताकि जो चीनी बने वो स्पार्कलिंग वाइट कलर की बने। और इसके अलावा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। जर्मीसाइड यानी कि किसी
ऐसी जगह में से, ऐसी सॉल्यूशन में से पास करना है जो पीने वाली है, जूसेस हैं जैसे, या जैम्स वगैरह हैं, या वाटर है, उसको आप साफ़ करना चाहते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड उसमें से पास कीजिए तो वो साफ़ हो जाएगा। आई एम श्योर यूजेस भी आपको क्लियर होंगे। अब हमने सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सारे के सारे जो हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। सारे के सारे जो हैं वो टेट्राहेड्रल हैं। तो मतलब सिर्फ ये सबको टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं, सबकी ज्योमेट्री शेप जो है टेट्राहेड्रल है। लेकिन ये जो पहला है सल्फ्यूरिक एसिड, ये पिरामिडल है। तो ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस जैसे हमने आपको सिखाए थे, वैसे ही ऑक्सो एसिड जो हैं सल्फ़र के, वैसे बनाने हैं। मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फ़र के स्ट्रक्चर बनाने सिखाता हूँ। जैसे मेरे पास सल्फ्यूरस एसिड है, तो सेंटर में मुझे सल्फ़र लिखना है, ठीक है? सल्फ़र सेंटर में लिख दिया, तो इसके 4 डायरेक्शन दिखा दिए आपने। तो ये डाइबेसिक इन नेचर होता है, तो इसलिए इसमें 2 OH लग जाते हैं, तो एक ही O बचता है, उसको डबल बॉन्ड के साथ लगाते हैं, जैसे कि मैंने ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस में दिखाया था। तो जो एक डायरेक्शन बच जाती है, वहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिर्फ यही सल्फ्यूरस एसिड ही है जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जिसकी वजह से इसकी शेप को पिरामिडल कहा जाता है। ये डाई बेसिक है। डाई बेसिक क्यों है? बिकॉज इसमें 2 ऑक्सीजन ऐसी हैं जिनके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन लगा होता है, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस का आप डायग्राम्स या वीडियो सुन के देखना, उसमें मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि हाइड्रोजन का रिलीज़ होना बहुत आसान होता है, तो ये डाई बेसिक होता है। ऐसे ही इनकी ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई हुई है। मतलब अगर आप बोलें कि ब्रैकेट में क्या दिखाया हुआ है, तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आती है। सारे स्ट्रक्चर आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली सल्फ़र को सेंटर में रख के 4 डायरेक्शन शो करनी है। एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो मस्ट ही होगा, और एक सिंगल बॉन्डेड OH भी मस्ट होगा। बाकी जो है, जो बचेगा वो आप लगा सकते हैं कि OH लगाना है कि डबल बॉन्ड O लगाना है। तो जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो H2SO4 होता है। ये H2SO4 है। ये मैंने 4 लाइंस लगा दी, ठीक है? मेरे पास 4 ऑक्सीजन है। मैं चारों डायरेक्शन पे 4 ऑक्सीजन लगा देता हूँ। मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। मैं 2 हाइड्रोजन कहीं पे भी लगा देता हूँ। अब ये ऑक्सीजन कभी भी सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्डेड नहीं होती, या तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पुराने टाइम में जब हम पढ़ते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही दिखाते थे, आजकल डबल बॉन्ड दिखाते हैं। तो ये डबल बॉन्ड दिखा दिया, बस बन गया। तो इसमें कितने हाइड्रोजन रिलीज़ हो सकते हैं? 2 रिलीज़ हो सकते हैं ना, तो फिर ये क्या हो गया? डाई बेसिक हो गया। मतलब इसकी बेसिसिटी जो है वो कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है? दैट इज़ ऑल। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अच्छा, आगे जो मैं एक और स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाना चाहूँगा। ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड में तो ऐसे है कि 2 सल्फ़र हैं, तो एक सल्फ़र और सेंट्रल में रहेगी, और एक सल्फ़र जो है, जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, ऐसे ही ये सल्फ़र जो है डबल बॉन्डेड दिखाती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दिखाई हुई हैं, इसकी तो हम निकाल लेते हैं +6। लेकिन ये सल्फ़र नॉर्मल सल्फ़र है, सेंट्रल एटम नहीं है, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती इसकी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने -2 लेनी है। तो बाकी किसी में ऐसा नहीं है। सब सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट एक जैसी होती है, लेकिन जहाँ पे चाहे 2 सल्फ़र भी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे जो सल्फ़र है
उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम वाले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और जो साइड एटम है सल्फर, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, -2 है। तो इसको थायो कहते हैं। थायो तब यूज़ किया जाता है जब दो सल्फर डायरेक्टली अटैच होते हैं। जैसे ये दो सल्फर डायरेक्टली अटैच हैं तो थायो लगा दिया। ये सल्फर भी दोनों डायरेक्टली बॉन्डेड हैं तो थायो आ गया, डाइथायनिक एसिड आ गया। ठीक है, आगे हम पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहे हैं। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका जो फार्मूला है H2SO5 है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड था। ये पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड है और इसे कैरोज एसिड भी कहा जाता है। तो इसमें 5 ऑक्सीजन है, 4 तो लगाओ आप। एक यहाँ पे परऑक्साइड बॉन्ड लग जाता है, एक यहाँ पे परऑक्साइड बॉन्ड लग जाता है। कितने हाइड्रोजन है? 2। एक तो यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन अकेला सेंट्रल एटम से तो अटैच नहीं है। ये तो चलो सेंट्रल एटम से अटैच है, ये तो सेंट्रल एटम से अटैच भी नहीं है, इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, एक तो लगाना ही पड़ेगा। एक हाइड्रोजन बचा, जहाँ मर्जी लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो। बाकी जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड है। चूँकि इसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड है तो पर ऑक्साइड बॉन्ड की वजह से इसको पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरो एसिड कहा जाता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, पर ऑक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी होती है? -1 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक आप रेफ़र कीजिए, उसकी वीडियो रेफ़र कीजिए। बस बाकी आगे कोई लफड़ा नहीं है। जहाँ पे पर ऑक्सो आ जाए, जैसे यहाँ पे भी H2S2O8 में पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे मार्शल एसिड कॉमन नेम है इसका। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है बॉन्डेड हैं सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ पे पर ऑक्सो भी लिखा हुआ है, तो ये भी पर ऑक्साइड बॉन्ड है। पर ऑक्साइड बॉन्ड है तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इन दोनों ऑक्सीजन की -1 है। बाकी जो है सारा वैसे ही करना है। तो इसमें जो लास्ट है ओलियम H2S2O7, ओलियम में क्या है कि जो ऑक्सीजन है उनका नंबर 7 है, तो हम सल्फर और सल्फर के बीच में यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो लगा देंगे ताकि H2S2O7 जस्टिफाई हो सके। गॉट इट? तो अब हम सल्फ्यूरिक एसिड को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर को एक बार दोबारा से सुन लीजिए, फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड जो है फिर मतलब यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, दोबारा से सुनिए। तो जब ये क्लियर हो जाएगा फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड पे चलना शुरू कर देना, ठीक है? आई एम श्योर कि आपने ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर को एक बार से सुन लिया होगा। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड पे चलते हैं H2SO4। इसको प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस का नाम है, उस प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक बहुत ही मॉडर्नाइज्ड प्रोसेस है, जिससे जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो आर्सेनिक की इम्प्योरिटी से रिमूव होता है। मतलब उसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, क्योंकि जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है ना, वो सल्फ़र की ओर से सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाना है, फिर ट्राइऑक्साइड बनाना है। तो जो सल्फ़र की ओर हम अर्थ की क्रस्ट से निकालते हैं ना, उसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो हम इस मेथड से ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करेंगे जिसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ जो है वो नहीं होंगी। इसकी थ्योरी है, मतलब थ्योरी में रिएक्शन बताए गए हैं। तो पहला रिएक्शन ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले सल्फ़र को ऑक्सीजन से ट्रीट करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बना सकते हैं। अगर नहीं आप ऐसा करना चाहते हैं तो आयरन पायराइड को ऑक्सीडाइज कर दो,
तो भी आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगी। दोनों तरीक़ों से आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगी। फिर आपने सल्फर डाइऑक्साइड को कैटालिटिक ऑक्सीडेशन यानी कि डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है उसकी प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेना है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज होती है। पर ये है कि इसमें लीचेटर प्रिंसिपल अप्लाई करना है हमने, जैसे अमोनिया गैस में हेबर प्रोसेस में लीचेटर प्रिंसिपल अप्लाई किया था। तो इसमें 3 मोल्स हैं, मतलब ये 3 वॉल्यूम्स हैं और ये 2 वॉल्यूम है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी तो ही सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम यूनिट में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के यूनिट में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने में ही लगता है। तो इसको बनाना ही सबसे टीडियस टास्क होती है। उसके बाद फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना ईजियर होता है। अब हमने लीचेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इसमें हाई प्रेशर अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने हेबर प्रोसेस में बताया था कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अगर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम कितने होते हैं 2 और मतलब प्रोडक्ट की साइड पे और रिएक्टेंट की साइड पे 3 है। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हमें प्रेशर जो है वो हाई लेना चाहिए। लेकिन हाई प्रेशर में एक प्रॉब्लम है कि ये जो प्लांट है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिडिक गैसेस हैं, हमने पीछे पढ़ा। ये प्लांट पौधा नहीं, प्लांट मतलब जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो पाइप्स वगैरह होती हैं जिसमें से ये सारा यूनिट बना होता है, उसको ना जंग लग सकता है हाई प्रेशर पे। तो इसलिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हम 2 बार प्रेशर इसमें यूज़ करते हैं। फिर ये टेम्परेचर के बारे में बात करनी है हमने। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड रिएक्शन फिर एक्सोथर्मिक हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मतलब आपको फॉरवर्ड जाना है, तो हीट तो ऑलरेडी रिलीज़ हो रही है, तो रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करना चाहिए। लेकिन लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होता, तो इसलिए हम एक बीच का रास्ता फॉलो कर लेते हैं। ना ज़्यादा टेम्परेचर ना हाई टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर 720 केल्विन को यूज़ कर लेते हैं। कैटलिस्ट इसमें पहले प्लेटिनम यूज़ होता था। प्लेटिनम की प्रॉब्लम थी कि ये बहुत कॉस्टली था और इसको सल्फ़र की जो आर्सेनिक इम्प्योरिटी थी वो इजीली पॉइज़न कर देती थी। तो इसलिए हम आजकल डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ये पॉइजनड नहीं होता, मतलब इसको आर्सेनिक की इम्प्योरिटी ख़राब नहीं करती। और जो आपने गैसेस यूज़ करनी है उसमें आर्सेनिक ऑक्साइड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आर्सेनिक ऑक्साइड होगा तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फुल ऑफ इम्प्योरिटी आएगा। और ऑक्सीजन आपको अच्छी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है, ताकि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर सके, सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना सल्फर ट्राइऑक्साइड का बनाना है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हमने बना ली। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये 98% सल्फ्यूरिक एसिड में हम अब्जॉर्ब करते हैं। एक चैम्बर के अंदर अब्जॉर्प्शन टावर होता है, उसमें फिर ये दोनों ऐड अप हो जाते हैं और ओलियम बन जाता है H2SO7। ओलियम को डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ, तो आपके पास क्या आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। इस तरह से ये इसके थ्योरेटिकल पार्ट है कि थ्योरेटिकली सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करना है। प्रैक्टिकली तो आपको इसके प्लांट को ही देखना पड़ेगा कि इसका प्लांट कैसा है। तो प्लांट अगर आपको पता होगा और प्लांट की वर्किंग पता होगी तो भी फिर आपको ये पता चलेगा कि हम कैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड को बनाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये एक फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो फ़्लो चार्ट में मेरे पास ये बर्नर है। इस बर्नर में मैं सल्फ़र को बर्न करता हूँ
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। डस्ट चैम्बर में हम ऊपर से वाटर ऐड करते हैं तो डस्ट नीचे सेटल हो जाती है, तो फिर हम सल्फर डाइऑक्साइड को आगे जाने देते हैं। तो चूँकि सल्फर डाइऑक्साइड में मॉइस्चर आ चुका है तो उसको ड्राई कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आर्सेनिक प्योरीफायर होता है। आर्सेनिक प्योरीफायर में जेलेटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि क्या करता है, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी को रिमूव करता है। तो जेलेटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है रिमूव्स इम्प्योरिटीज ऑफ आर्सेनिक। फिर हम टेस्टिंग बॉक्स में ले जाते हैं किसको, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को टेस्टिंग बॉक्स में ले जाते हैं। फिर हम इसको चेक करते हैं, अगर तो ये ठीक है इज़ फाइन, इसमें से लाइट पास करके देखते हैं कि लाइट को ये स्कैटर तो नहीं करता। तो अगर आपको लगता है कि ये जो है टेस्टिंग बॉक्स में सल्फर डाइऑक्साइड में अभी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इसको दोबारा से यहाँ पे वापस ले आते हैं और ये प्रोसेस उतनी देर तक करते रहते हैं, उतनी देर तक करते रहते हैं, उतनी देर तक करते रहते हैं जब तक टेस्टिंग बॉक्स में सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्योर नहीं आ जाती। जब प्योर सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है उसे एक चैम्बर में लेके जाते हैं, जिस चैम्बर को प्री हीटर कहा जाता है, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो है उनको प्री हीट किया जाता है। प्री हीट करने के बाद एक इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो ऊपर से आई है, ऑक्सीजन गैस हमने इंट्रोड्यूस कर दी। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो कैटालिटिक कन्वर्टर में, यानी कि जिसमें डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट है वो पड़ा हुआ है, तो उसमें ले जाते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उनको हमने हीट किया, तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है अभी यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगी, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना देंगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देंगी। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है यहाँ पे जा चुका है, तो ऊपर से हमने 98% सल्फ्यूरिक एसिड को डालना है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2SO4 रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, H2S2O7 यानी कि ओलियम बना देते हैं। ओलियम को आगे ले जाते हैं, तो ओलियम जो है जब ओलियम आपके पास बन जाता है, इसको वाटर के साथ डिल्यूट करते हैं, तो रिएक्शन ओलियम को वाटर के साथ डिल्यूट किया तो आपके पास क्या आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। इस तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको प्रिपेयर करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्योर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है कलरलेस सिरपी लिक्विड होता है, इसे ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहते हैं। ये हाईली कोरोसिव होता है और ये स्किन के ऊपर बर्न्स कॉज करता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ये जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, टेट्राहेड्रल होता है, तो ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है अगले सल्फ्यूरिक एसिड के OH का जो H है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और एक ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बन जाता है। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल जो है वो किस की वजह से बनता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनता है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर, ये वाटर में डिज़ोल्व करके लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे एसिड जो है बाहर की तरफ कंटेनर के बाहर स्पर्ट कर सकता है, मतलब उछल के बाहर आ सकता है। तो इसलिए केमिस्ट जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ काम करता है उसको ध्यान रखना पड़ता है अपना। और जो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम प्रिपेयर करते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से प्रिपेयर करते हैं, और जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिलता है
पिछले स्टेप में ओलियम से वो 98.3% होता है या 18 मोलर होता है या उसकी नॉर्मेलिटी 36 नॉर्मल होती है। तो कॉन्सेंट्रेटेड ये चीज़ को अब आपने बड़े ध्यान से नोट करना है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हमेशा डिल्यूट करना है बाय एडिंग एसिड स्लोली इनटू वाटर। एसिड को धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप साइड में कंटेनर के वाटर के अंदर डालना है। मतलब वाटर ऑलरेडी कंटेनर के अंदर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें धीरे धीरे करके डालना है। सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालना है, पानी को सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं डालना। अगर पानी को सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे तो एसिड बाहर की तरह स्पर्ट करेगा और आपके ऊपर गिर जाएगा और सीरियस इंजरीज आपको हो सकती हैं, बर्न्स हो सकते हैं। केमिस्ट को इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एसिडिक करेक्टर तो होता ही है। तो सल्फ्यूरिक एसिड दो स्टेप्स में अपना हाइड्रोजन रिलीज करता है। पहले स्टेप में जब हाइड्रोजन रिलीज करता है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वेरी वेरी हाई है, यानी कि एक हाइड्रोजन रिलीज करना सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बहुत ही आसान है। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है बहुत ही लार्ज है। जब एक हाइड्रोजन ये रिलीज़ कर देता है तो बाइसल्फेट आयन बन जाता है या हाइड्रोजन सल्फेट आयन बन जाता है। अब ये हाइड्रोजन सल्फेट एक और हाइड्रोजन अगर रिलीज़ करेगा तो मुश्किल होगा और यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव वैल्यू में जा चुका है और ये बहुत ही स्मॉल है। इसका मतलब कि बाइसल्फेट सॉल्ट्स जो हैं वो जल्दी बनेंगे एज़ कम्पेयर टू किसके, सल्फेट के। ये डाई बेसिक है क्योंकि ये दो बार हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है, तो दो सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाएगा। बाइसल्फेट भी बना सकता है और सल्फेट भी बना सकता है। क्लियर है? जैसे आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर देते हो तो सोडियम बाइसल्फेट भी मिलेगा और सोडियम सल्फेट भी मिलेगा। सोडियम बाइसल्फेट बाइसल्फेट की वजह से मिलेगा और सोडियम सल्फेट जो है वो सल्फेट की वजह से मिलेगा। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? ओके। तो न्यूट्रलाइजिंग एक्शन तो होगा ही होगा। सल्फ्यूरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके मैं बता चुका हूँ दो सीरीज ऑफ सॉल्ट देता है। एक सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जिसे सोडियम बाई सल्फेट भी कहते हैं और दूसरा सोडियम सल्फेट। और बाइकार्बोनेट के साथ भी ये रिएक्ट कर जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को की एवोल्यूशन होती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और सोडियम कार्बोनेट अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब भी सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलता है। यानी ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करता है। बस रिएक्शन तो दोनों सेम है, बस इक्वेशन बैलेंसिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो है उनको प्रोड्यूस करता है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। शुगर के नाइट्रिक एसिड के साथ भी हमने किया था। शुगर जब सल्फ्यूरिक एसिड एक चम्मच ले लो, उसमें थोड़ी सी शुगर डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड की 2 ड्रॉप्स डाल दो चम्मच में, तो काला चारकोल आपके पास आ जाएगा। ये फॉर्मिक एसिड के ऊपर भी डिहाइड्रेटिंग एक्शन शो करता है और ऑक्जेलिक एसिड में से वाटर निकाल के उसे बेचारे को कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और वाटर जो है प्रोड्यूस होता है। फॉर्मिक एसिड में से भी ये कार्बन और ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में निकाल देता है और वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग जो है एजेंट है। ये कॉपर सल्फेट 5 वाटर जो है ब्लू कलर का होता है। इसमें 2 ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की डालो तो इसका जो 5 वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। ये आपके पास 5 वाटर आ गया, ठीक है, 5 वाटर आ गया और कॉपर सल्फेट जो है वो एनहाइड्रस हो गया, ये वाइट कलर का होगा। इथाइल अल्कोहल के ऊपर
अगर 343 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्ट करोगे तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी अभी हमने अल्कोहल फिनोल में पढ़ा था, तो आपको अल्कीन मिल जाएगा। और अगर आप 413 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करोगे अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको ईथर और वाटर मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो गैसेस वाटर के ऊपर कलेक्ट की जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उनके साथ रिएक्ट नहीं करता और सल्फ्यूरिक एसिड जो है इन गैसेस को ड्राई करता है अगर आप इन गैसेस को सल्फ्यूरिक एसिड में से बबल करो। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वंस अगेन ये ओजोन और नाइट्रिक एसिड जैसी है, बिल्कुल ये आप अपने आप कर सकते हैं। पहली इक्वेशन मैं बता देता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है। तो फिर ये कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। चाहे आप इसे पार्शियल मेथड से लिख सकते हैं, चाहे आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। सल्फर को ये ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करके फास्फोरिक एसिड बना सकता है, कॉपर को, लेड को, मरकरी को, सिल्वर को पहले उनको उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, फिर उनके ऑक्साइड को उनके सल्फेट में कन्वर्ट करके साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जिंक जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कॉपर के कंपेरेटिवली, तो जो रिडक्शन है, अगर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करें तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी। जिंक सल्फर डाइऑक्साइड को फर्दर सल्फर में या हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर देगा। सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और एसिड, ये सॉल्ट है, ये एसिड है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन फ्लोराइड आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट करोगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा। डिल्यूट एसिड जब कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करता है तो उनके साथ किस तरह से काम करता है। कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करके उनको सल्फेट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके उसको ब्रोमीन गैस में ब्रोमीन लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके उसे आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसके यस लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो। बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वाइट कलर के बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट दे देगा। लेड एसीटेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके आपको वाइट कलर के लेड सल्फेट के प्रेसिपिटेट दे देगा। मिसलेनियस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड BCl5 के साथ रिएक्ट करके SO2Cl2 यानी कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड दे देगा, और इसमें दोनों OH जो हैं उसको PCl5 के क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया है। एक भी रिप्लेस हो सकता है, लाइक ये वाला हाइड्रोक्साइड रिप्लेस हो गया, ये वाला नहीं रिप्लेस हुआ, तो उस मतलब ये डिपेंड करता है कि आप एक्सेस में PCl5 ले रहे हो या लेसर क्वांटिटी में ले रहे हो। स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का मैं आपको ऑलरेडी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और यूजेस में ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है सल्फ्यूरिक एसिड की, तो इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। ये केमिकल इंडस्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सल्फेट, बाइसल्फेट, डाइथाइल ईथर बनाने के काम आता है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में ये अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम बनाने के काम आता है। ठीक है, तो और भी इसके यूजेस हैं, जैसे ये डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, पिगमेंट्स, डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग बनाने के काम आता है। एक्सप्लोजिव बनाने के काम आता है।
सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर को क्या कहते हैं बताइए? नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। और ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाइट्रेशन करता है। तो हमने अभी नाइट्रिक एसिड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये पिक्रिक एसिड बनाने के काम आता है, और इसके अलावा ट्राई नाइट्रोटॉल्विन बनाने के काम आता है। ये सारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में पॉसिबल है। ये सारे रिएक्शन जो हैं हम कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। डायनामाइट बनाने के काम आता है। मेटलर्जिकल ऑपरेशन में ये मेटल जैसे कि कॉपर और सिल्वर जो हैं उनको उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। पिकलिंग, पिकलिंग, टिकलिंग नहीं, पिकलिंग तो ये मेटल को साफ करने के काम आता है। और आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ी थी, उसमें लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट बनाने के काम आता है और लेबॉर्ट्री रेजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। आई एम श्योर गाइस कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड का ये वाला हिस्सा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, और लेक्चर को 2-3 बार देखना है तो देखिए, नहीं तो आप नोट्स पहले पढ़ लीजिए, फिर लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर पहले देख लीजिए, फिर नोट्स पढ़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नोट्स बहुत ईजियर हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है? सो थैंक यू, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल, सी यू टुमारो।